नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। राजस्थान के लिए 8 जनवरी यानी कल का दिन काफी खास है। भजन लाल सरकार अपना पहला लेखानुदान विधानसभा में पेश करेगी। मौका और भी खास इसलिए हो जाता है क्योंकि 20 सालों बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री के बजाय उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगे। उन्होंने लेखानुदान को अंतिम रूप भी दे दिया है। प्रदेश की जनता को भी भजन लाल सरकार से खासी उम्मीदें हैं। सरकार भी जनता को निराश नहीं करना चाहेगी। लेखानुदान में नई भर्तियां, डीजल पेट्रोल पर वैट कम करना, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, हर घर नल का जल, चिरंजीवी की जगह आयुष्मान राजस्थान योजना, युवाओं को स्टार्टअप लोन, किसानों को ब्याज मुक्त लोन, लखपति दीदी स्कीम, अवैध माइनिंग पर सख्ती और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी कई अहम ऐलान हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। आज बात इसी खास मुद्दे पर कि बजट में बचत पर जोर रहेगा या सौगातें चारों ओर बरसेंगी। क्या भजन लाल सरकार के बजट में सबकी अधूरी आस पूरी होगी? चर्चा इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं, पीसीसी महासचिव हैं, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश डैमनी जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत आपसे ही करते हैं सुरेश गर्ग जी, क्योंकि कल बजट आ रहा है, लेखानुदान है, उम्मीदें फिर भी बहुत ज्यादा है, तो क्या मिलेगा पिटारिस से और ज्यादातर फोकस किस पर रहने वाला है, राहत पर या फिर घोषणाओं पर? देखिए, कल अंतरिम बजट आ रहा है और 20 साल में पहली बार महिला बजट पेश करेगी, ये अच्छी बात है। और जो बजट है, बजट में मेन फोकस तो हमारा जो गरीबों के लिए है, महिलाओं के लिए है, अन्नदाता के लिए और युवाओं के लिए, उन चीज़ों पे फोकस रहेगा। अब लखपति दीदी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, लखपति दीदी 3 करोड़ लखपति दीदी पूरे हिंदुस्तान में बनाना है, तो राजस्थान में भी उसकी शुरुआत करनी है। पेट्रोल डीजल हमारा संकल्प पत्र के अंदर हमने घोषणा की थी कि पेट्रोल डीजल के दाम राजस्थान में कम करेंगे, तो कल बजट में हो सकता है कि पेट्रोल डीजल के दाम वेट जो है वो अभी जो ज़्यादा है उसको कम करने की घोषणा हो सकती है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हमने 2.5 लाख रोजगार के लिए भी वादा किया था, तो रोजगार के लिए भी कुछ ना कुछ उसके अंदर भर्ती के लिए। और एक जो आरपीएससी के अंदर एक अभी असमानता देखी होगी कि 2021 की भर्ती अभी भी चल रही है, तो एक वर्ष भर का कैलेंडर जारी करना और वो उस तरह का सिस्टम भी एक है। तो कई तरीके का बिजली के अंदर कुप्रबंधन रहा, 90,000 करोड़ रुपए का आज बिजली के अंदर घाटा है, तो उसको किस तरह से उसको भरपाई की जाए, वो चीजें भी आएगी। अब 2023-24 का जो बजट है वो 3,90,000 करोड़ के लगभग का बजट था, तो इस बार उम्मीद है कि 4,30,000 करोड़ के लगभग का ये बजट होना चाहिए। तो सभी को ध्यान में रखते हुए ये बजट आएगा। ठीक है आरसी जी, सभी को ध्यान में रखते हुए ये बजट आएगा, ये बीजेपी कह रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आस तो बहुत ज्यादा है, उम्मीद भी बहुत ज्यादा है, तो क्या माने जो वादे किए गए थे चुनाव के दौरान भी, उसका कुछ असर इस बजट में देखने को मिलेगा? उनमें से कुछ राहत कांग्रेस कैसे देखती है? श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता ने 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी और 115 विधायक दे के चुने। भारतीय जनता पार्टी जब जनता की अदालत में थी तब इस बात का जिक्र बार बार करती थी कि ये मोदी की गारंटियां हैं। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम कल वित्त मंत्री जब लेखा जोखा और अनुदान बजट रखेगी तब तमाम उस गारंटियों का जिक्र करते हुए और उन गारंटियों को मूर्त रूप देते हुए शायद दिखेंगी। जो मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन्होंने जिक्र किया कि युवा है, किसान है, महिला है, गरीब है, उसके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान की जो पूर्ववर्ती सरकारें रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी की भी रही हो, लेकिन सबसे अगर बड़ा और माइलस्टोन कोई रखने का काम किया तो वो कांग्रेस की सरकार ने किया। शिक्षा का, स्वास्थ्य का और सामाजिक सुरक्षा का मॉडल पूरे देश के अंदर नजीर रही है। राजस्थान की आर्थिक विकास की दर पूरे देश के अंदर नंबर 2 का राज्य है, 11.04% से राजस्थान है, और जो प्रथम राज्य है वो 11.4% है। इसलिए ये जो आर्थिक विकास की गति का पहिया देश के अंदर हमने नंबर 2 पे पायदान पे जो लेके गए, हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो नए नवेले जो लोग हैं उनको नवाचार करके इस देश की अर्थव्यवस्था, जो राज्य की अर्थव्यवस्था, उसे बेपटरी ना कर दे, ये हमारी चिंता है। लेकिन हम आशावादी हैं, उम्मीद करते हैं, क्योंकि जनता ने जो जनमत देके चुना है, इसलिए आखिर ये क्या करना चाहेंगे। महिलाओं के लिए लखपति दीदी की जो जिक्र करते हैं और बार बार उसको बड़े
तौर पे दिखाया जाता है। मैं आपके सामने एक छोटा सा आंकड़ा रखना चाहूंगा। हिंदुस्तान की आबादी 142 करोड़, आधी आबादी महिलाओं की है, आधी आबादी पूरा हक की बात होती है। अगर 71 करोड़ महिलाओं में से 3 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का भारतीय जनता पार्टी 10 साल के बाद में लक्ष्य रखती है, तो मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि 10 साल में जो लखपति दीदियां थी उनकी बचत को जो 50 साल में न्यूनतम पे, ये मेरा नहीं आरबीआई का डाटा है कि 50 साल में बचत है वो सबसे कम स्तर पे है। जो महिलाओं की बचत को जो लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसके कोष को भरने का काम कैसे करेगी? हमने 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दिया, हमने जो एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में दिया, भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया, इन्होंने 450 का कहा। पूरे देश में कहीं नहीं दे रही भारतीय जनता पार्टी और राज्य में सरकारें। हमने तो हर व्यक्ति को, हर गृहिणी को 400 रुपए में देने का वादा किया था, लेकिन अगर भाजपा को चुना तो ये चीज कहेंगे, कल ये कह रहे हैं कि हम वेट कम करेंगे। हम ये चाहते हैं कि पंजाब और हरियाणा से कल राजस्थान के अंदर डीजल और पेट्रोल सस्ता होगा। युवाओं के लिए उन्होंने कहा था कि प्रथम वर्ष के अंदर शिक्षा विभाग की 1 लाख की भर्ती करेंगे। हम उम्मीद करते हैं उसका कल कैलेंडर जारी अच्छी बात है कि आप भी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ये डिमांड पिछली सरकार से लगातार 5 साल भी वैट कम करने के लिए उम्मीद थी कि कम कर दीजिए, राहत सीधे तौर पर मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये डिमांड ये ऐसा हुआ नहीं। भाजपा ने जनता की अदालत में वादा किया है, भाजपा पे राज्य की जनता ने भरोसा किया है, सत्ता दी है, इसलिए वो जनता तो टकटकी लगाई बैठी हुई है कि मोदी की गारंटी पहले दिन से ही पूरी होगी। अब कब होगी वो जनता तो जानना चाहती है ना, वो कितना मूर्त रूप आएगा। हाँ बिल्कुल देखना होगा कि लेती हुई नजर आती है या नहीं। हमारे साथ मिथिलेश जामनी जी भी। मिथिलेश जी, अहम चीज ये है कि एक तो लेखा अनुदान है, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि बहुत कुछ दिया नहीं जाएगा, बहुत बड़ी घोषणाएं ऐसे हो नहीं सकती हैं। उम्मीद फिर भी लोगों को ज्यादा है, इसलिए भी है क्योंकि अभी चुनाव से पहले ही बहुत बड़े बड़े वादे हुए थे, तो उनमें से राहत की क्या शुरुआत इस बजट से होगी या नहीं, क्या उम्मीद की जाए और कितना असर इसका रहेगा चुनावों में, उस लिहाज से कैसा बजट आ सकता है? देखिए, निश्चित रूप से लेखानुदान की जो मांगे हैं उनमें न्यूनतम आप अपेक्षाएं कर सकते हैं, बहुत वृहद नहीं कर सकते, लेकिन उसका विजन जो जुलाई में पूर्ण बजट आएगा वो दिखाई देगा। जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने किसानों के लिए किया कि 125 रुपए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2400 रुपए कर दिए, और जो इन्होंने वादा किया था कि हम जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि है उसमें 2000 की बढ़ोतरी कर दी, जो डबल करने की उसकी दिशा में कदम बढ़ाया है। दूसरा, जो सामाजिक सुरक्षा 1500 रुपए करने का वादा था उसमें भी 1150 रुपए कर दिए। तो कई स्टेप तो उठा चुके हैं जो उठाने हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो किसानों के लिए और पूर्वी राजस्थान के लिए वरदान साबित होगा, ईआरसीपी का एमओयू हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राजस्थान जो 5,80,000 करोड़ के कर्जे के तले दबा हुआ है, जिसे भाजपा ने मुद्दा बनाया, उसमें न्यूनतम पैसे देकर ईआरसीपी की सौगात राजस्थान को मिलने वाली है। और जो कल बजट पेश करने जा रही है वो सवाई माधोपुर के अमरूदों को भी जानती है, तो राजसमंद के पत्थरों को भी जानती है, तो विद्याधर नगर में रहती है तो शहरी जो है व्यवस्था उनको भी जानती है। तो निश्चित रूप से दिया कुमारी जो जयपुर की राजकुमारी भी है तो टूरिज्म इंडस्ट्री को भी जानती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर कल सबकी टकटकी है। एक तो यह है कि चिरंजीवी का क्या विकल्प पेश किया जाएगा, क्योंकि आयुष्मान भारत के तहत जो खाद्य सुरक्षा परियोजना से जुड़े हुए लाभार्थी परिवार है उनको तो आयुष्मान का लाभ मिलना शुरू हो चुका है, लेकिन जो यूनिवर्सल थी जिसमें 5 लाख रुपए तक का सबका इलाज होता था, 5 लाख से ऊपर का बजट आता था, तो वित्त विभाग ने एक ट्रस्ट बना रखा था वो देता था, उस पर क्या होगा। दूसरा, जो स्वास्थ्य को लेकर आरजीएचएस है उसको लेकर जो पेंशनर है और सरकारी कर्मचारी उनकी टकटकी लगी कि उसका ग्राफ साफ हो। क्या वो ईएससीसी ईसीएचएस जो केंद्र सरकार की योजना है सीसीएससी उसकी तर्ज पर होगा या कोई नया फॉर्मूला होगा। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आप निजी क्षेत्र में निवेश कैसे बढ़ाएंगे, रोजगार कैसे सृजन करेंगे, और जो गांव का आदमी गांव छोड़कर शहरों में आने लगा है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने सपना दिखाया है कि गांव में हम मकान बनाएंगे और सोलर से ऊर्जा देंगे, जो प्रकाश और आवास का वादा किया है, उस सृजनात्मकता में दिया कुमारी जी कितनी संजीदगी के साथ अपनी तूलिका से सपनों में रंग भरती है, यह भी कल विधानसभा में देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आर्थिक विश्लेषक उज्जवल शर्मा जी हमारे साथ है, स्वागत है उज्जवल जी आपका। जब आम बजट आया उस पर भी हमने चर्चा की, वो भी कहा गया कि अंतरिम बजट है इसलिए बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अब जब राजस्थान का बजट आ रहा है और होता ये भी है कि जब आप बहुत ज्यादा कर्जे में हो, आपके पास पैसा ना हो, तो उस वक्त कोई चीज ज्यादा खर्च नहीं की जा सकती अपनी जेब को देखते हुए। अब इस लिहाज से अगर बात की जाए, क्योंकि अभी 5 साल है, फिर सामने लोकसभा चुनाव है, आर्थिक तौर पर अगर इस एंगल से बात की जाए,
तो उम्मीद क्या की जानी चाहिए और कितने पूरी होने की उम्मीद कर सकते हैं मैम देखो, आर्थिक तौर पर सबसे पहली बात करें तो पेट्रोल डीजल पे ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कुछ। तो पेट्रोल डीजल पे अगर ड्यूटी कुछ कम होती है, लेकिन अब क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट के पास, जैसे पेट्रोल डीजल में ड्यूटी कम करते हैं तो इनका जो लॉस है वो और बढ़ जाता है। उसको कंपनसेशन कैसे करेंगे, री इन्वेस्टमेंट करेंगे या क्या करेंगे, ये एक देखने वाली बात है। साथ के साथ जो मेरे को समझ में आता है, आज की डेट में राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट है। जयपुर की बात करें तो हर जगह आज जरूरत है। और दूसरा, राजस्थान जो सबसे ज्यादा बिजनेस आ रहा है वो टूरिज्म से आ रहा है। लेकिन टूरिज्म में भी देखें तो आज की सिचुएशन ये है टूरिज्म के अंदर कि जो ऑप्टिमम इसका आना चाहिए था वो सरकार के पास कलेक्शन नहीं आ पाता। टूरिज्म से ही बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पे इनको फोकस करना चाहिए, जो स्पेसिफाइड बनने चाहिए जिससे कि ग्रोथ आए। साथ के साथ एक विलेज टूरिज्म राजस्थान में बहुत अच्छे से डेवलप हो सकता है, उस पर कुछ फोकस कर सकते हैं ये, जिससे कि आर्थिक रूप से ये मजबूत हो राजस्थान। साथ के साथ रिफाइनरी वगैरह की अपन बात करें तो उसमें कुछ ये एडिशन अपन कर सकते हैं कि वहां पे कुछ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि आर्थिक रूप से ज्यादा इस बार ये लोग फोकस करेंगे डेवलपमेंट पे, जिससे कि इनकी गवर्नमेंट का एक विजन क्लियर हो कि साहब मेरे को ये करना है। अब जो करने के लिए इनको रिसोर्स रिक्वायर्ड है और जो इनपुट आउटपुट है वो देखो, लेखा जोखा का ये तो मैं भी मानता हूं कि साहब गवर्नमेंट अगर कहीं से किसी चीज का रिडक्शन करेगी तो कहीं ना कहीं से रिकवर भी करना चाहिएगा। तो मैं जैसे समझता हूं कि ये ओवरऑल जो बजट होगा ये एक शेप, भजन लाल जी की जो सरकार है उसको एक शेप देने का काम करेगा कि साहब उन्होंने जो वादे किए हैं और उनका क्या मॉडल पेश करना चाहते हैं, वो किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, क्या वो डेवलपमेंट चाहते हैं राजस्थान में, क्या मतलब जो प्रॉब्लम उन्होंने फेस करी तो आम जनता बहुत ज्यादा राहत देने की स्थिति में है अभी सरकार। मैम देखो, राहत दी जा सकती है, कहीं मना नहीं है। पहले भी अपन देखेंगे कि साहब आप इस चीज को एग्जांपल ले सकते हो कि पीयूष गोयल जी ने एक इंटरिम बजट पेश किया था, उसमें बहुत सारे बेनिफिट दिए थे, बेनिफिट देने में कहीं मना ही नहीं है। लेकिन बात ये आती है कि मैम सबसे पहले चीज ये लेखा जोखा है। इस लेखा जोखा के अंदर इनको ये पता करना है कि मेरे को ये इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे को ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पैसा चाहिए, मेरे को इस खर्चे के लिए इतना पैसा चाहिए और ये पैसे की रिकवरी मैं यहां से करूंगा। जो हम समझते हैं कॉमन भाषा में, कॉमन पार्लेंस में इसको ऐसे समझा जाएगा। हाँ, ये बात सही है कि जून जुलाई में जो बजट आएगा उस समय और तैयार हो चुके होंगे ये चीजों को लेकर के, और चीज इनके जो प्रॉब्लम्स है वो सामने आ चुकी होगी। लेकिन मैं समझता हूं कोई ना कोई आर्थिक रूप से इस राजस्थान को डेवलपमेंट की अत्यंत आवश्यकता है। आज इंडस्ट्री के रूप में क्या देते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम की जैसी बात की जा रही है, आज राजस्थान में जरूरत है सब सिंगल विंडो सिस्टम की। आप देखो ना कितनी इंडस्ट्रीज आई, आप जितने भी रिको के इंडस्ट्रियल एरिया उनमें खाली क्यों है प्लॉट्स, अगर इंडस्ट्री आ गई तो सब ऐसी क्यों, क्या दिक्कत है जो इंडस्ट्री यहाँ पनप नहीं पाई, या ऐसी क्या दिक्कत है साहब, जितनी भी टाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका रॉ मटेरियल सारा राजस्थान से, सारा खनिज राजस्थान के पास, लेकिन डेवलपमेंट कहां पे, अड़ोसी पड़ोसी देश, अड़ोसी पड़ोसी राज्यों के पास। ऐसा क्यों हो रहा है सब? इन सब के बारे में इनका विजन होना चाहिए, क्लियर विजन होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, गवर्नमेंट के द्वारा जो डेवलपिंग ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट की जो जितनी भी व्यवस्था है उनमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड ट्रांसपेरेंसी। आज की डेट में देखते हैं तो सब ट्रांसपेरेंसी का काम इन्होंने करना चालू कर दिया, बहुत वेलकम है। कितना करते हैं और किस पर ज्यादा फोकस रहता है, बिल्कुल ये भी अहम रहेगा। लेकिन सुरेश गर्ग जी, पिछली सरकार ने चुनाव से 6 महीने पहले बहुत सारी घोषणाएं की थी, बजट भी जो लेकर आए वो भी बहुत अच्छा था, लोगों को लगे बहुत राहत, और राहत मिल भी रही थी। सवाल अब ये भी उठता है कि मौजूदा नई सरकार, क्योंकि 6 महीने में जो घोषणा की उसको लेकर भी समीक्षा कर रही है, देख रही है, योजनाओं को क्या बदला जा सकता है, क्या योजनाओं में और ज्यादा राहत को ऐड ऑन किया जा सकता है, क्या इस तरह के भी कुछ देखने को कल मिल सकता है बजट में? हमने शुरू से कहते हैं कि जो जनता के हित में योजनाएं होगी उसको हम कभी चेंज नहीं करेंगे, उस योजना के अंदर क्या बदलाव करना है वो निश्चित रूप से करेंगे। भाई आज हमारी पहले अन्नपूर्णा रसोई योजना थी, इन्होंने नाम बदल के इंदिरा रसोई किया, तो वो जो सिस्टम, ये बदलने का सिस्टम करते भारतीय जनता पार्टी उन चीजों में विश्वास भी करती। भारतीय जनता पार्टी तो कि राजस्थान की जनता को न्याय मिले और राजस्थान ग्रोथ करे। मैं तो ये कहता हूं कि इंडस्ट्री, राजस्थान के अंदर इंडस्ट्री आराम से लग सकती है, उनको क्या सुविधाएं चाहिए वो चीज़ आनी चाहिए कि भाई राजस्थान के अंदर क्योंकि आज भिवाड़ी को देख लीजिए या भीलवाड़ा को देख लीजिए, जगह जगह, और मिनरल्स के अंदर तो राजस्थान नंबर 1 है। तो मिनरल्स इतने हैं तो फिर इंडस्ट्री क्यों नहीं राजस्थान में लगे, तो उसके इसमें भी कल बजट में कुछ ना कुछ चीज़ आना चाहिए। अब सेमीकंडक्टर यूनिट राजस्थान में लगे, सोलर पैनल, क्योंकि सोलर पैनल के 1 करोड़ सोलर पैनल रूफटॉप सोलर लगाए जाएंगे तो राजस्थान में भी उसकी शुरुआत होगी, और यहाँ पे अगर सोलर पैनल की इंडस्ट्री लगेगी तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और
राजस्थान का विकास भी होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो विकास में विश्वास करती है। जनता, ठीक है, आप विकास में विश्वास करते हैं, कांग्रेस में बात करती है कि आम जन को राहत मिलना चाहिए, आम जन के जो हित में हो उस तरह के फैसले आने चाहिए। ऐसे में आरसी जी, कोई अगर दो अहम चीजों की हम बात करें, कांग्रेस क्या चाहती है कि ये बजट में शामिल होना चाहिए, क्योंकि आम जन की बात आप भी करते हैं। बजट जब पिछली बार भी जब मुख्यमंत्री लेकर आए थे तो महीनों तक लोग उनके आवास पर पहुंच रहे थे उनको धन्यवाद देने के लिए कि हमें इस सेक्टर में राहत दी गई, हमें उस सेक्टर में राहत दी गई। कई बड़े फैसले लिए गए हैं, वो कितना आगे लगातार कंटिन्यू नई सरकार करती है नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन कोई दो ऐसे अहम पॉइंट जो आप यानी कांग्रेस चाहती है कि उस पर फैसला अहम लेना चाहिए और बजट में उसे शामिल करना चाहिए कल ही। श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के स्लोगन बहुत बेहतरीन होते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना चाहते हैं, गति पे नंबर कैसे आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी राज्य आज नंबर 1 पे जो है वो आंध्र प्रदेश आता है, जो भारतीय जनता पार्टी का शासित नहीं है। बीजेपी कोई मॉडल तय नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी स्लोगन देने में बहुत आगे रहती है। हम ये पूछना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना जो इस प्रदेश की पूरी आबादी को एक सुरक्षा कवच देती है, चिंताओं से मुक्ति देती है, और जब प्रदेश स्वस्थ होता है और चिंताओं से मुक्ति होता है तो उसकी आर्थिक गति के अंदर निश्चित रूप से भागीदारी बढ़ाते हैं। ये जो हमारे आर्थिक विशेषज्ञ हैं उज्जवल जी निश्चित रूप से इस बात को कहेंगे। इसलिए स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने शुरू किया, चाहे यहाँ पे हमारे एसएमएस के अंदर हो, चाहे जिला मुख्यालयों पे हमने जो हॉस्पिटल्स बनाए, या फिर ये जो बीमा योजना है, उसके बाद में ये कह रहे हैं कि आयुष्मान, मैं कह रहा हूं पूरे देश के अंदर सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की पूर्ण बहुमत की बड़ी सशक्त सरकार है। देश के 142 करोड़ आबादी का ये तोहफा कब देगी, ये बात करना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि हमने महात्मा गांधी इंग्लिश माध्यम स्कूल खोले, उसको बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। अगर शिक्षा की गुणवत्ता आएगी, अगर लोगों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तो हम सोचते हैं कि सर्विस सेक्टर एक बड़ा हिस्सा है जो अर्थव्यवस्था का, जो प्रदेश के अंदर धीरे धीरे बढ़ रहा है। आखिर इन्होंने आते ही उसको बंद कर दी। अगर सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षक नहीं, उसकी भर्ती का जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किया उसका जिक्र करें। सामाजिक सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण इश्यू है, जो उज्जवल जी ने भी उस बात को कहा है। पैसा इकोनॉमी है वो सर्कुलेट करती है, किसी के हाथ में अगर पैसा जाता है तो वो पैसा लौट के अर्थव्यवस्था में आता है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और प्रधानमंत्री जी इन योजनाओं को कभी तो रेवड़ी बता देते हैं, और जब चुनाव सामने आता है तब कहते हैं हम समीक्षा करेंगे। इन्होंने कब कैबिनेट की मीटिंग भी थी और ये कह रहे हैं 3 महीने गुजर जाएंगे, उसके बाद में वो कमेटी है वो निर्णय करेगी जब तक लोकसभा के चुनाव हो लेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का तो लगातार जो अध्ययन का काम चलता रहता है सरकार में, पूर्व लोग रहे, विपक्ष के जो लोग रहे, उन्हें पता है कि कौन सी व्यर्थ है कौन सी बेकार है। ओपीएस एनपीएस के अंदर कंफ्यूजन क्यों है, क्यों दूसरी जो सिक्योरिटी जो हमने कहा कि 15% गारंटी के साथ में सोशल सिक्योरिटी के साथ में आगे बढ़ेंगे, उसके जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप वो हम नहीं कर सकते, जुमले जो गुट सकते वो हम नहीं कर सकते। जुमले तो आपने दिए पिछले 5 साल तक, तो जनता ने नकार दिया आपको। जुमले दिए थे आपने 5 साल सुशासन दे रहे हैं, जनता ने तो ऐसे ठीक है, आपने अपनी बात रखी। लेकिन मिथिलेश जी, अब अगर लोकसभा चुनाव के लिहाज से बात करें, आज के वक्त में ये टाइमिंग ऐसी है कि जो भी फैसले लिए जाएंगे, जो भी कहा जाएगा, उसका इंपैक्ट होगा, असर होगा। अब जब राजस्थान के प्रदेश के बजट की बात हो, देना भी बहुत कुछ चाहिए, चाहते हैं, दे भी नहीं सकते हैं, और क्या कुछ ऐसा दे जिसका असर हो या फायदा हमें लोकसभा चुनाव में हो। कैसे इसे कैसे पूरी तरह से बैलेंस और मैनेज किया जाए? देखिए, बैलेंस और मैनेज लगभग कर दिया गया होगा, क्योंकि जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी खुद गांव में रुकने वाला, 25 साल के बाद एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो गांव में जाकर ठहर रहा, रात गुजार रहा, तो ये एक नया बदलाव का दौर है। और जो दिया कुमारी जी है वो विजनरी है, और जो मोदी जी ने जो स्कीम्स दी है वो तमाम कहीं न कहीं बेनिफिट वाली है। लेकिन जो भारत की आत्मा, जो महात्मा गांधी ने कही, गांव में बसती है। सबसे पहले आपको गांव का बेसिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जो मोदी जी की सोच है, शौचालय बने हैं, एक पॉजिटिव है। जल जीवन मिशन में पिछली सरकार में घोटाले हो गए, लेकिन अब अगर वो घोटाले नहीं हो और घर घर नल पहुंच जाए तो मैं कहूंगा कि एक बेटर काम है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कहूंगा कि राजस्थान में आज भी 70% जो आबादी है वो गांव में रहती है, और जब तक आप गांव का आदमी गांव में नहीं रुकेंगे, शहरों में आबादी का जो रेला आ रहा है वो इसलिए कि वहां एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो आप जो संस्थागत भ्रष्टाचार राजस्थान में है, और 25 साल में मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है वो आई नहीं राजस्थान में। आप देखिए, रॉ मटेरियल यहां जाते हैं, गुजरात में टाइल से बनती है। क्यों बन रही है? क्योंकि राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोलर में जो पैनल वगैरह सब बाहर बनते हैं, केवल हमारे यहाँ रूफटॉप पर लगते हैं, तो उसका प्रॉफिट जा रहा है, तो जॉब क्रिएट नहीं हो रहे। यहाँ राजस्थान में कितनी इंजीनियरिंग कॉलेजें बंद हो गई? क्योंकि कहीं न कहीं बिजनेस नहीं है।
तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और 25 साल से चाहे राजस्थान इन्वेस्टमेंट सबमिट कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, 10 लाख करोड़ के एमओयू हो गए। मैं तो कई सालों से सुन रहा हूं इतने एमओयू होकर इतनी इंडस्ट्री खुल जाती, शायद राजस्थान का कायाकल्प हो जाता। लेकिन राजस्थान में दिक्कत यह है उद्योगों में जो सिंगल विंडो सिस्टम और जो उद्योगपति का सम्मान। एक बेंगलोर के उद्योगपति ने लिखा था कि मेरी रिश्वत में 5 करोड़ रुपए चले गए। तो जो संस्थागत भ्रष्टाचार है, मैं अपनी इंडस्ट्री यहां से लेके जा रहा हूं, ऐसे उदाहरण पेश नहीं होना चाहिए। तो अगर वाकई आप चाहते हैं कि राजस्थान के नौजवान को निजी क्षेत्र में रोजगार मिले, तो कल दिया कुमारी जी को सबसे पहले उद्योग विभाग में, रीको में जो करप्शन फैल गया है उसको रोकना पड़ेगा। इनके पूर्व मंत्री के खिलाफ एक माइंस वाले ने जो बॉम्बे के जोशी, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। तो ये जो स्थितियां हैं कि आप माइंस में आए तो वहां भी करप्शन, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि करप्शन को कैसे रोके। और आरएफसी जो आरपीएससी है उसका पुनर्गठन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यूथ है उसको सरकारी नौकरी जब ही मिलेगी, जो सीपी जोशी जी ने कहा था, किरोड़ीलाल मीणा जी ने कहा था, उस वादे को पूरा करना पड़ेगा। सचिन पायलट ठीक है, बिल्कुल ठीक आपने, क्योंकि जो हुआ है उस पर तो जांच चल रही है, लेकिन आने वाले वक्त में फैसले अहम होने चाहिए, परीक्षाएं होनी चाहिए, ताकि जो एक युवा है प्रदेश का वो इतना ज्यादा भ्रमित हो रहा है, उसको भरोसा नहीं होगा, उस भरोसे को वापस कहीं ना कहीं लाने, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। उज्जवल जी, अब जब हमने देखा भी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, और जब विकास की बात की जाती है, रेवेन्यू की बात की जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो बेरोजगारी की बात की, सब कुछ है, एक दूसरे से इंटरलिंक है, फायदा पहुंचेगा। आपको लगता है कि बजट में भी इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, तभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बाकी जो चीजें हैं उन पर भी कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोल कर पाएंगे, राहत दे पाएंगे? मैम देखो, ऐसा दिया कुमारी जी से मेरा जो पर्सनल व्यक्तित्व है उसको एक्सपीरियंस मैं आपको करना चाहूंगा। वो फाइनेंस के मामले में बहुत अप टू द मार्क है। मैंने ऐसा राजनीतिक आदमी नहीं देखा, जितनी नॉलेज उनको फाइनेंस की गहरी है, और बहुत अच्छी नॉलेज है उनको, टैक्सेशन मैटर्स वो बड़ी अच्छे से समझती है, फाइनेंस वो बड़े अच्छे से समझती है, वो एक एक चीज को बड़ी बारीकी से समझती है। तो मैं समझता हूं कि मैम जो समझता है वो कर सकता है, उसके पास सारे ऑप्शन होते हैं, प्लस माइनस कहां करना है, उसको कोई चला नहीं सकता, न उसको चला सकता, वो खुद अपने आप चलाता है। जो समझदार है, जब हम सबको राजस्थान वासियों को इस चीज का गर्व होना चाहिए कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा है जिसको वाकई में फाइनेंस की बहुत गहरी नॉलेज है। बहुत अच्छी बात, सबसे अच्छी बात है। और सबसे बड़ी चीज देखना आप, जो बजट आपके पास आएगा, जो बजट आएगा उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तो बात होगी साहब, सिंगल विंडो की बात भी होगी, उसमें ट्रांसपेरेंसी, जो कह रहे हैं कि साहब करप्शन है, आज करप्शन के जो चार्जेस एस्टेब्लिश है साहब, उनमें कोई कार्रवाई नहीं होती थी, अब कार्रवाई तो होने लगी है, करप्शन दूर होने लगा है। करप्शन का लेवल बहुत बढ़ गया राजस्थान में, वो सब लोग बोल रहे हैं ओपन लाट पे, साहब कैसे पॉसिबल है? जब सरकार को पता है करप्शन का लेवल बढ़ गया, तो इसका मतलब सरकार की किसी पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी कमी, तभी करप्शन आ सकता है। हम चाहते हैं कि साहब वो ट्रांसपेरेंसी आए बिल्कुल तरीके से, सिंगल विंडो सिस्टम एस्टेब्लिश हो, और जो मोदी जी का एक विजन है कि साहब सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए, कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप का। अब देखना होगा कि बिल्कुल जो चर्चा हमने की और क्या होना चाहिए, क्या होने से बेहतर हो सकता है, कितना रिफ्लेक्ट करता है कल के बजट में, क्योंकि उम्मीद रहती है और हमेशा उम्मीदें पूरी हो जाएं ये जरूरी भी नहीं है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बजट कल आ रहा है प्रदेश का, और लेखानुदान है, और इसलिए हम कह सकते हैं 3 महीने के लिए, लेकिन फिर भी एक विजनरी बजट ये हो सकता है। बहुत कुछ घोषणा की जा सकती है, राहत भी दी जा सकती है, लेकिन राहत के साथ साथ आगे कैसे राजस्थान को विकास करना है, तो कई बार कुछ और बेहतर करने के लिए कुछ कड़वे घूंट भी पीने पड़ सकते हैं। लेकिन शायद अभी इस तरह की तस्वीर ना बने, लेकिन उम्मीद आप रखिए, क्योंकि राजस्थान की जनता है, उम्मीद राजस्थान के बजट से रखती है, बहुत कुछ अच्छा होगा। और अभी नहीं तो कम से कम 3 महीने बाद जब पूर्ण बजट आएगा, पूर्णकालिक बजट, तो उससे भी राहत की उम्मीद कर सकते हैं। और उसके लिए कल तक का इंतजार करते हैं, जब कल सुबह 11 बजे वित्त मंत्री डिप्टी सीएम दिया कुमारी बजट पेश करें। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।